हेलो एवरीवन, आई एम निखिल मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द लीगल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर ऑनरेबल जज मिस्टर आदित्यनाथ मित्तल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। थैंक यू। सर, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो अभी स्टार्ट हुआ था सर, कुछ दिन पहले। सर, इसमें जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरे भारत में सर, इसमें पूरे देश के वकीलों में इतना गुस्सा, इतना आउटरेज भरा हुआ था सर। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बना था और 1961 में एडवोकेट्स शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ। उससे पहले लीडर, वकील, मुख्तार इत्यादि शब्द थे। तो समय की आवश्यकता को देखते हुए अगर 65 साल पीछे उन सब चीज़ों को, क्योंकि आज की तारीख में ना कोई मुख्तार है, ना कोई लीडर है, ना कोई वकील है, सभी एडवोकेट्स हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो प्रस्तावित संशोधन था उसमें लीगल एजुकेशन की क्वालिटी पर खास तरीके से जोर दिया गया है। और आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काला कोट पहन करके और कोर्ट परिसर में बाकायदा वकालत का कार्य करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है और जिनके पास वांछित क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। जहां तक अधिवक्ताओं के विरोध करने का प्रश्न है, इसमें मैं अपनी दृष्टि में कोई विरोध करने वाली बात नहीं पाता हूँ। कारण क्या है कि चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं कराया जाता है, जैसा कि हम लोग देखते ही है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक पीरियड दिया हुआ है कि अगर इस पीरियड के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें एक अथॉरिटी उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। लीगल एजुकेशन का जो स्तर है वो ऑल ओवर इंडिया एक प्रकार से करने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि 1961 से पहले 5 ईयर लॉ नहीं था। तो अब जब 5 ईयर लॉ हमारा एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो हमें उसको भी रिकॉग्नाइज करना है। और जो भी लीगल एजुकेशन से संबंधित जो भी विचार सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में आए हैं, उन विचारों को उन्होंने उसमें उस अमेंडमेंट के माध्यम से, हालांकि अमेंडमेंट काफ़ी बड़ा है, इसमें अधिवक्ता कल्याण निधि और एडवोकेट्स के हितों की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है। फिर भी जो विरोध के प्रश्न दिए गए हैं उन पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है। और अभी ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस होगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो जब दोबारा ये बिल रखा जाएगा तब इसमें हम ज़्यादा अच्छी तरह चर्चा कर पाएंगे। सर, वकीलों द्वारा किस प्रावधान का विरोध हुआ? अभी रिसेंटली जो विरोध हो रहा था, जो वकील इतना गुस्से में थे, विरोध कर रहे थे सर, हड़ताल पे आ गए थे सर, इसमें आप क्या कहना? देखिए, वकालत का पेशा एक बहुत नोबेल पेशा है। और और जहाँ तक हड़ताल का सवाल है, हड़ताल शब्द जो आया है वो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, तो मुख्य रूप से हड़ताल वहां होती है। अधिवक्ता ना तो लेबर है ना वर्कर है, वो अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने क्लाइंट का एजेंट है। वो अपने क्लाइंट की सारी अथॉरिटी ले करके और कोर्ट के सामने जो भी प्लीडिंग्स देता है या आर्गुमेंट करता है या कोई अंडरटेकिंग देता है, तो वो क्लाइंट की तरफ से होती है। तो हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको अप्रूव किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 जजेस बेंच ऑलरेडी इस मामले में बनी हुई है। परंतु हम देखते हैं कि अब वकालत के पेशे में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जिनका वकालत से कोई लेना देना कोई नहीं नहीं। है। वो ऐसे भी इंस्टांसेस हैं कि वो लोग ठेके पर अपना मवक्किल से ले लेते हैं फीस, मोटी फीस ले लेते हैं कि हम तुम्हारे इस काम को कराएंगे ही। चाहे उनको कोर्ट में बदतमीजी करनी पड़े, चाहे उनको न्यायाधीश से लड़ना पड़े, चाहे उनको पेशकार से लड़ना पड़े, चाहे उनको साथी अधिवक्ताओं से लड़ना पड़े। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में तो यहाँ तक स्थिति है
कि अगर मान लीजिए किसी मैटर में एक्स पार्टी इंजंक्शन मिल गया और वकील साहब ने क्लाइंट से ठेका ले लिया कि हम इस एक्स पार्टी इंजंक्शन को आपका कंटिन्यू कराते रहेंगे, तो ये के प्रकार चाहे चौराहे पर कुत्ता मर जाए, चाहे कोई और कोई ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाए, उस घटना को लेकर के उस मामले में स्ट्राइक कर दी जाती है। और देखिए, स्ट्राइक करने का मेरी राय में अधिवक्ता को अधिकार नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जी तो सर। क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने क्लाइंट से फीस ली हुई है। आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि आप अपने क्लाइंट की बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखें और माननीय न्यायालय जो भी आदेश करे उसे क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दें। ऐसे भी इंस्टांसेस देखे गए हैं कि कुछ अधिवक्ता लोग किसी मुकदमे को अपना व्यक्तिगत हार जीत मान लेते हैं। ये भी दृष्टि गलत है, ये भी सोच गलत है। और मैं ऐसे अधिवक्ताओं को भी जानता हूं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी क्लाइंट से न तो फीस मांगी, और जो क्लाइंट ने फीस दे दी उसको कभी गिना भी नहीं। ऐसे एक अधिवक्ता हैं श्री दीपचंद अग्रवाल जी, लखनऊ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी उम्र इस समय 92 साल है। उन्होंने आज तक किसी क्लाइंट से फीस नहीं मांगी, उन्होंने किसी क्लाइंट के दिए हुए पैसे को कभी गिना नहीं। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपने जजेस का गाउन देखा होगा और वकीलों का गाउन देखा होगा। वकीलों के गाउन में पीछे एक हुड लगा रहता है। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि जो पीछे हुड लगा रहता है, उस हुड में क्लाइंट जो चाहे सो फीस डाल दे, वकील साहब को जानकारी ना हो। और शाम को वकील साहब जब अपने कार्य को समाप्त करके आए तो उसमें से जितना भी पैसा है वो उसको गिन लें। तो वकीलों के और क्लाइंट की फीस हमेशा गोपनीय रही है, परंतु आज वो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। आज न केवल मोटी फीस ली जाती है, बल्कि क्लाइंट को गुमराह करके, उसको उसको बरगला करके, उसको झूठा प्रलोभन दे करके, उसको झूठा आश्वासन दे करके उससे मोटी फीस वसूली जाती है। यहाँ तक इंस्टांसेस, मेरा 47 साल का न्यायिक अनुभव है, यहाँ तक इंस्टांसेस हैं कि किसी मैटर में दोनों पक्ष के वकील अपने अपने क्लाइंट से रिश्वत के नाम पर पैसा ले लेते हैं। आप जानते ही हैं कि मुकदमा तो एक ही तरफ होना है, एक ही पक्ष जी सर। जीतेगा, दूसरा पक्ष हारेगा। तो जी वो सर। वकील, जो पक्ष हारा है, वो वकील अपने क्लाइंट को उसमें से कुछ काट करके, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए दिया, तो 2 लाख में से 50,000 रुपये खर्चे के नाम पर काट करके और वो पैसे को वापस कर देता है, और दूसरा वकील जो जीता है उससे 50-50 कर लेता है। तो ये परिस्थिति आज आज जो नोबेल प्रोफेशन है उसको कुछ ब्लैक शीप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताल के नाम पर तोड़फोड़ होती है, स्टाफ के साथ मारपीट होती है, धरना होता है, जाम होता है। तो ये सारी परिस्थितियां अधिवक्ताओं को शोभा नहीं देती हैं। अधिवक्ता बहुत सम्मानित व्यक्ति है। अधिवक्ता कोर्ट का ऑफिसर है, ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और वो न्यायालय को असिस्ट करने के लिए है, ना कि न्यायालय को गुमराह करने के लिए। तो एडवोकेट का काम जो होता है बड़ा बड़ा सात्विक, बड़ा स्वच्छ और बड़ा धार्मिक कार्य है। पर कुछ ब्लैक शिप्स हैं, और उन्हीं को इस संशोधन के माध्यम से ऐसे ही ब्लैक शिप को हटाने की कोशिश की जा रही है। कोई अधिवक्ता ऐसा है जो साल में एक आध बार ही कोर्ट में अपियर होता है। कोई अधिवक्ता ऐसा है जो अन्य व्यवसाय भी कर रहा है और उसके साथ वकालत का भी पेशा कर रहा है। कोई अधिवक्ता ऐसा है जो किसी अपराध में दंडित हो चुका है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो इन परिस्थितियों में आते हैं। तो ऐसे अधिवक्ताओं को की एंट्री और एक न्यायपालिका की शुचिता और न्यायपालिका और बार के बीच के संबंधों को अच्छा बनाने की तरफ ये प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ। ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट ने अधिवक्ताओं के लिए ये सब रूल्स वगैरह बना रही है, क्या इसको ऐसा करना चाहिए सर? देखिए, एडवोकेट एडवोकेट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एडवोकेट हो चाहे वो प्राइवेट एडवोकेट हो। तो एडवोकेट एडवोकेट्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। इसके अलावा संबंधित
बार एसोसिएशन के और बार काउंसिल के अपने नियम होते हैं। और बार काउंसिल में यहाँ तक नियम है कि अगर किसी अधिवक्ता को किसी मिसकंडक्ट के लिए दोषी पाया गया है तो जी ऐसी सर। दशा में उस पर उसके प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जा रोक सकती है। लगाए। ऐसी दशा में उसके उसके न्यायालय में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये बहुत सी बातें हैं। अभी हाल ही में आपने आपने गाजियाबाद की घटना को देखा होगा। गाजियाबाद में एक एक पुराने अधिवक्ता, वो एक किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर के, और पता ये लगा है कि उन्होंने एक साथी अधिवक्ता के साथ अपनी जमीन को बेचने का इकरारनामा किया था और फिर उससे वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तो ज्यादा पैसे मांग रहे थे तो इसी का मुकदमा उनका न्यायालय में चल रहा था और उसमें बेल की बेल का मैटर पेंडिंग था। तो अगर उनकी बेल का नंबर 15वां है तो वो क्यों इस बात को जोर दे रहे थे कि उनका नंबर सबसे पहले सुना जाए। अधिवक्ता तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। अधिवक्ता अपना निवेदन कर सकता है, परंतु कोर्ट का जो संचालन करना है, कोर्ट का जो मैनेजमेंट करना है, वो न्यायाधीश को करना है। न्यायाधीश को न केवल निष्पक्ष रहना है, बल्कि आम जनता को और सभी अधिवक्ताओं को यह प्रदर्शित भी करना है कि वो निष्पक्ष हैं। तो अगर मान लीजिए किसी अमुक अधिवक्ता की एक मांग ये मान ली जाए कि साहब उसका 15वें नंबर का मामला एक नंबर पर सुन लिया जाए, तो इसका कोई कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। जी अदरवाइज तो सर। फिर हर अधिवक्ता कहेगा कि साहब मेरा जो है जो 30 नंबर का मामला है वो एक नंबर पर सुन लिया जाए। देखिए, हाईकोर्ट वगैरह में भी जब हम लोग सुनवाई करते थे तो उस समय मेंशन होता था कि साहब हमारा ये मैटर टेकअप कर लिया जाए। मान लीजिए किसी का मैटर 60 नंबर पर है, मान लीजिए किसी का नंबर 70 नंबर पर है, और संभावना ये है कि वो मैटर सुनवाई के लिए नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए सुबह 10 बजे जैसे ही अदालत बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये व्यवस्था है, हाई कोर्ट में भी ये व्यवस्था है, मेंशन कर दिया जाता है कि सर दिस केस में भी टेकन अप और मे नॉट बी टेकन अप, जैसी भी परिस्थिति है। तो वो मेंशन करने की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लागू नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेरा ये अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीरियल नंबर से ही सुनवाई होती है, ताकि किसी को कोई ग्रीवांस ना हो, किसी को ये न लगे कि अमुक अधिवक्ता को ज्यादा भाव दिया जा रहा है या अमुक अधिवक्ता की बात नहीं सुनी जा रही है। न्यायाधीश जो न्यायालय में बैठा है, वो चाहे जूनियर अधिवक्ता हो, चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, चाहे महिला अधिवक्ता हो, सबको समान दृष्टि से ही देखती है और सबके साथ समान व्यवहार करने का ही प्रयास करती है। और अगर समान व्यवहार ही किया जाएगा तभी वो न्यायाधीश शांतिपूर्वक कार्य कर पाएगा। परंतु फिर भी न्यायाधीशों पर अनावश्यक रूप से पक्षपात के आरोप लगते हैं, न्यायाधीशों पर अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और ऐसे आरोप लगा करके एक अनावश्यक एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती है। तो ये भी न्यायपालिका के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं। सर अगर ये गवर्नमेंट लॉयर्स के खिलाफ ऐसे मतलब रूल्स वगैरह निकाल लिए, तो आगे चल के क्या लॉयर्स को बार काउंसिल के हिसाब से काम करना पड़ेगा या गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा सर? देखिए, दो स्थितियां हैं। जी सर। एक, गवर्नमेंट एडवोकेट तो वो है जो बाकायदा गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, और एक गवर्नमेंट एडवोकेट वो है जिसको कि एक पर्टिकुलर अवधि के लिए एम्पेनल किया गया है। तो जो जिस अधिवक्ता को एम्पेनल किया गया है, जैसे आपके स्टैंडिंग काउंसिल हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, आपके एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, इन लोगों को एक एक अवधि के लिए एम्पेनल किया जाता है, तब वो सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हैं। कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो सरकारी अधिवक्ता हैं, जैसे मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सीबीआई प्रोसिक्यूटर है वो भी वकालत पास, उनके पास भी वकालत का लाइसेंस है, पर वो रेगुलर सर्विस में है। तो इसमें दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना कि जो एम्पेनल्ड हैं, जो एक पर्टिकुलर अवधि के लिए एम्पेनल किए गए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, और जो बाकायदा गवर्नमेंट की सर्विस में है, जैसे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, ब्रीफ होल्डर हैं, तो ये दोनों की स्थिति अलग अलग हो जाती है। सर द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025
जो अभी रिसेंटली आया हुआ था सर, इसमें अगर बीसीआई या ऑनरेबल जजेस की, रिटायर्ड जजेस की सलाह लिए गए होते, इसका रिजल्ट क्या होता सर आने वाले टाइम? देखिए, इस संशोधन को लाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन प्लेटफॉर्म पर लोगों के मत और जो उनके अभिमत थे उनको आमंत्रित किए थे। ऐसा नहीं है कि अचानक से या गोपनीय तरीके से इस बिल को सदन में लाया गया, ऐसा नहीं है। सदन में इस बिल को लाने से पहले की रिटायर्ड जजेस की, जो भी व्यक्ति अपना ओपिनियन देना चाहता है संशोधन के बारे में, ओपिनियन आमंत्रित की गई थी और लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में अपने मत को व्यक्त किया है। अपने मत को व्यक्त करके ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन सभी मतों को विचार करके उन पर सब पर एक दृष्टि डाल करके, और उसमें जो भी उचित सुझाव थे उन सुझावों को संकलित करके उन सुझावों को उस ड्राफ्ट बिल में समाहित किया गया है, और तभी ड्राफ्ट बिल को तैयार किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी की राय नहीं मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको गोपनीय तरीके से, गुपचुप तरीके से या अचानक तरीके से इसको लेकिन सर बताया तो सदन के ऐसा सामने जा रहा लाया है गया। सेंट्रल आप बार से क्वेश्चन रिपीट ये कीजिए। जी सर, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में सर बीसीआई के जो जो आप लोग हैं सर, बीसीआई से पूछा भी नहीं गया, ना किससे राय लिया गया, ना मशवरा लिया गया, और डायरेक्ट इसको पास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया सर। तो इसमें इसकी आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि बीसीआई को विशेष रूप से कोई पत्र लिख करके या कोई उनको अनुरोध लेटर लिख करके कोई राय ना मांगी गई हो। परंतु जब पब्लिक एट लार्ज से राय मांगी गई है तो उसमें बीसीआई के पदाधिकारी भी हैं और बीसीआई के जो भी मेंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने उनको अपना मत देना चाहिए और उन्होंने अपना मत दिया है। और उन मतों पर विचार करके ही इसमें उनके मतों को समाहित करके जो भी उचित मत थे उनको समाहित करके ये बिल लाया गया है। और फिर भी जो अब आपत्तियां हैं अधिवक्ताओं की, उन पर भी विचार किया जा रहा है और उस पर विचार करके दोबारा यह बिल सदन में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है सर, आई एग्री विथ यू ऑल ऑल आंसर सर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू।